जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आदमी अकेला आया और अकेले ही चला जाएगा, इस कोविड ने ये दिखाया हमें। कौन बेच लेगा, कहाँ बेच लेगा वैक्सीन? भाई जब गवर्नमेंट फ्री में लगवा रही है तो आप खरीद के लगवाओगे मुझसे, और फिर आपको दूसरी डोज के बाद सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो मैं बेच के वो सर्टिफिकेट कहाँ से दूंगा आपको? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेरी जॉब लगी तो मेरे अंदर ये 1% भी नहीं आया कि मुझे जॉब पे नहीं जाना है। जितने भी पहले डॉक्टर्स थे, जो पहली वैक्सीन आई थी, हम लोगों को कोविशील्ड लगी है। हम लोग तो फ्रंट लाइन में काम कर ही रहे हैं ना, तो हमें भी कोवैक्सीन लगवानी चाहिए थी अगर इस हिसाब से देखा जाए कि कोविशील्ड बेकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवा ली तो आप अमर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ मिलाने की परंपरा खत्म करें, नमस्ते करें, ये सबसे अच्छी है। शायद मैं आपसे आँख मिला के बात नहीं कर पाता अगर मैं पॉलिटिक्स में होता। कुछ महीने पहले तक हम एक भयानक महामारी का रूप देख रहे थे। एक ऐसा रूप था जिससे हर कोई डर गया, सहम गया, सिहर गया। पिछले 2 सालों से हमने ऐसा मंजर देखा कि वो मंजर तबाही का मंजर था। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए, घरों से निकलने में कतराने लगे। बाहर ऐसी आपदा, ऐसी विपदा देख रहे थे कि बाहर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। जिंदगी बचाना हमारी पहली प्राथमिकता हो गई थी। मगर एक उस ऐसे दौर में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे जो जमीन पर हकीकत से रूबरू हो रहे थे। हमने घरों में बैठकर मीडिया से सुना, अखबारों में पढ़ा, लोगों से सुना, मगर फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपनी आंखों से देखा है उस तबाही के मंजर को जो हम सिर्फ देख रहे थे, सुन रहे थे। वो उस मंजर को जी रहे थे। ऐसे लोगों को हमें बहुत धन्यवाद करने की जरूरत है। आज उनकी वजह से हम जिंदा हैं, आज उनकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, उनकी वजह से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। ऐसे ही एक फ्रंट लाइन वर्कर हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये वक्त की जरूरत थी। ऐसे लोगों को आज समाज में सामने लाना ये हमारी जरूरत है, जिन्होंने हमारी जिंदगियों को बचाया है। आज हम उनका इतना उत्साहित, उनको इतना तो धन्यवाद ज्ञापित कर ही सकते हैं जिससे एक नई ऊर्जा का संचार हो जाए, वो और बेहतरी से हमारे सामने आ पाए। जरूरत आज ये भी है कि उस दृश्य को जो उन्होंने जिया है उसको आज हम जाने, उनके मुंह से सुने उस मंजर की, उस तबाही के मंजर का वो क्या सितम रहा था, वो आज हमें जानने की जरूरत है। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। ये हमारी इंटरव्यू सीरीज है। इसमें हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में योगदान रहा है, समाज में इन्फ्लुएंसर के तौर पर आते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर वरुण सिंह कटियार हैं। डॉक्टर वरुण सिंह कटियार पेशे से डॉक्टर हैं, सरकारी सेवाओं में कार्यरत रहते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में इनकी भागीदारी रहती है, टीम के रूप में काम करते हैं। आज इनसे जानते हैं, क्योंकि जिस वक्त कन्नौज कोरोना की तबाही से जूझ रहा था, डॉक्टर वरुण सिंह कटियार को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। उन आइसोलेशन सेंटर्स में जा करके उन मरीजों को उनके लिए व्यवस्था करवाना, और उसमें भी कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो वहां पे एक मतलब आसानी से उन चीजों को हैंडल नहीं किया जा सकता है। उस मंजर को भी उन्होंने वहां पे जिया है, देखा है। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे उस वक्त कैसे क्या रहा, लेकिन उस बात को करने से पहले थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। वो बैकग्राउंड इनकी खुद की जवानी से जानेंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। आप डॉक्टर का पेशा तो है, और इस कोरोना महामारी के टाइम में हमने देखा कि आप लोगों की कितनी जरूरत इस समाज को हुई और किस तरह से आपने काम किया, जिस वजह से आज मैं आपके सामने बैठ करके ये बात बोल पा रहा हूँ। जी, तो आप इस पेशे में तो आए, और चूंकि एक बात मैं बहुत जरूरी ये भी बता दूं कि इनके फैमिली का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे इनकी छीटाकशी होनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि जिसका परिवार राजनीति से जुड़ा हो वो व्यक्ति अलग हटके इस पेशे में आ गया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ये कैसे रहा, ये मुझे, क्योंकि आपके फादर रहे हैं समाजवादी पार्टी में एक प्रमुख चेहरा थे, आपकी मदर भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रही है जी, तो आपका मैं जानना चाहूंगा इस पेशे की तरफ कैसे रुख मोड़ दिया आपने? नहीं देखिए, अगर लोगों की सेवा करनी है तो कई तरह की चीज़ें हैं। एक पॉलिटिक्स भी है, ये पेशा भी है जो चिकित्सकीय पेशा है। फादर मदर की इच्छा थी कि उनका एक बेटा डॉक्टर हो, एक बेटा इंजीनियर हो, तो वो उनकी इच्छा पूरी हुई। और दूसरा, मेरा पॉलिटिक्स की तरफ ना जाने का रीज़न ये है कि जो पॉलिटिक्स का अभी दौर चल रहा है, इस दौर में शायद मैं फिट नहीं बैठता हूँ। मेरा मानना है कि आप जैसा कहते हैं वैसा करें, जो कि आजकल होता नहीं है। हम आज कुछ और बोलते हैं
लेकिन जब करने की बारी आती है तो शायद नहीं कर पाते। तो शायद मैं आपसे आंख मिला के बात नहीं कर पाता अगर मैं पॉलिटिक्स में होता। हो सकता है मैं चीजें सब सही करता, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम को पूरी तरह से बदलने के लिए और भी चेहरे चाहिए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां पे रह के भी एज ए डॉक्टर, एज ए डेंटिस्ट, टीम में काम करना, अकेले काम करना, यहां भी चैलेंजेस आते हैं। बहुत सी चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं सोचता हूं कि मैं अपना 100% दे पाऊं। तो अपनी तरफ से तो मैं 100% देता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि 100% दूं। और मेरी कोशिश, मेरे अधिकारी, साथी, कलीग्स, उन सबका सहयोग भी रहता है और मैं 100% देने की पूरी कोशिश करता हूं और 100% होता भी है। कहीं कहीं चूक जाता हूं। कुछ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज होती होंगी आपकी इस फील्ड में जी, वो कैसे क्या रहती हैं? जैसे अभी आपने इस टाइम तो 2 सालों से तो बहुत कुछ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे आपने हैंडल किया? उस टाइम में क्या कुछ रहा, थोड़ा सा मुझे बताएं, और फिर हैंडल उसको कैसे किया? अब अगर एक वाक्य बताऊं आइसोलेशन सेंटर का, तो मैं मानीमू आइसोलेशन सेंटर में था। वहाँ पे एक परिवार के 5 लोग थे, जिनमें कि एक बंदा उनके घर से एडमिट था मेडिकल कॉलेज तिरवा में। बाकी 4 लोग आइसोलेशन सेंटर में थे। जब चारों की रिपोर्ट आई तो उनकी बेटी को, जो वहाँ पे उनकी बेटी थी, उसको वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई और उसको जाने के लिए बोला। तो वो अचानक छत पे चढ़ गई। अब वो छत पे चढ़ के उसका कहना था कि मुझे कोरोना नहीं है, बाकी जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं, मुझे कोरोना नहीं है और मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसने वहाँ पे ग्लास तोड़ा, 2nd मंजिल से कूदने की कोशिश की। इस दौरान अब वहाँ पे देख के मैंने उच्चाधिकारियों को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हैंडल कर सकते हो, एक बार करके देखिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको बोला, नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। फिर वो आई तो वो शीशा उसके हाथ में था टूटा हुआ, मारने के लिए मेरे को दौड़ी। उसका वीडियो भी है, मैंने शेयर किया था। तो मैं चिल्लाया भी, डांटा भी, जिस तरह से हो सकता था हैंडल करने की कोशिश की। लगभग 2 घंटा मुझे लगा। वो बाहर भी भागी, उसने लोगों पे थूका भी, जैसे कि उस टाइम चल ही रहा था कि लोगों पे थूक दे रहे हैं लोग। तो उसने वो सारे अटेम्प्ट किए कि जिससे कि उसको जाना ना पड़े, एम्बुलेंस में ना बैठना पड़े। फिर 2 घंटे के बाद समझाते समझाते कई तरह से डांटना भी पड़ा, जैसा मैंने बताया, चिल्लाना भी पड़ा, उससे तेज चिल्लाना पड़ा, क्योंकि जब आपके बस में कोई चीज़ ना आए तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो मैंने किया। उसने खुद को मारने की कोशिश की तो मैंने समझाया। पहले जब नहीं मानी तो एक बार मैंने कहा भी, हमने क्या काम करो, अगर आप मारना चाहती हो तो मर जाओ, फिर क्या करें। तो बोली आप ऐसा कह रहे हैं। फिर वो थोड़ा धीमे धीमे शांत हुई कि उसे लगा कि इधर से भी रिस्पॉन्स वैसा ही मिल रहा है जैसा कि मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ इनको। फिर वो धीरे धीरे शांत हुई, एम्बुलेंस में बैठी। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। वो 2 घंटे धूप में उसको रोकना, उसको बाहर जाने से रोकना, दूसरों को टच करने से रोकना, ये सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आई, लेकिन वो हैंडल हुई, उतनी अच्छी तरीके से हैंडल हुई। कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वो 2-2.5 घंटे का टाइम एक गुजरा। और वो अच्छा, हम लोग तो जैसे टेलीविजन से देख रहे थे, अखबारों के माध्यम से देख रहे थे, और आप उन कोविड पेशेंट्स के बीच में जा रहे थे। वहां पे वो क्या मंजर रहा होगा? मतलब वो तो एक कल्पना, हम लोग तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं जी। आपने उस चीज को देखा है, तो वहां कैसा क्या रहता था? कैसे लोग, कुछ बहुत ज्यादा सीरियस होते होंगे जी, कुछ नॉर्मल भी होते होंगे। बिल्कुल। तो वहां कैसे क्या चीजें रहती थी जब आप देख रहे हैं कि एक तरफ से सारे मरीज ही मरीज पड़े हैं, और ऐसे मरीज जो आज हैं कल हो सकता है ना हो, तो वो क्या चीजें रहती होंगी? और आपकी नजरों के सामने ऐसे भी बहुत से केस हुए होंगे जो आज हैं और कल नहीं होंगे। तो अंदर से आपको कुछ, देखिए, ये जो कोविड का दौर गुजरा है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आदमी अकेला आया और अकेले ही चला जाएगा, इस कोविड ने ये दिखाया हमें जी। आपकी फैमिली में या किसी की भी फैमिली में कोई भी कोविड पॉजिटिव है, आप देखिए कि दूसरा उसको ना टच कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना बोल सकता है, दूर से ही हर चीज़ें हो रही थी। तो ये बड़ा इमोशनल और बहुत ही एक अलग सोचने पे मजबूर करता है ये कोविड पीरियड। इन दौरान कई पेशेंट्स को मैंने देखा कि उनके फादर कोविड पॉजिटिव हैं और बेटा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसलिए कि उसको भी कोविड ना हो जाए। तो उन दोनों के बीच का जो सिचुएशन है उसको कोई और नहीं समझ सकता, वो दोनों ही किस तरह हैंडल कर रहे थे। मेरे कुछ कलीग्स हैं, उनके फादर इस बीच कोविड पॉजिटिव हुए,
तो उनकी भी हालत मैंने देखी। और अगर नॉर्मल पब्लिक की बात करें तो नॉर्मल पब्लिक में भी इतना बुरा दौर ये था कि निकल गया, गुजर गया, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन इस दौर ने जो इंसान को दिखाया है वो जीवन भर अमिट है, वो मिट नहीं सकता। तो कभी कभी मैं उन पेशेंट के बीच में, ऐसे आइसोलेशन सेंटर की बात करूं, वहाँ भी सस्पेक्टेड जो पीपल्स थे वही रहते थे, लेकिन मुझे कभी उतना डर नहीं लगा, मैं सच बताऊं, कि मैं इनसे बात ना करूं। मैं, क्या होता है कि अगर आप पेशेंट को एक बार हल्का सा ही पूछ लेते हैं ना, आप ठीक हो, तो उसके अंदर एक हिम्मत सी अलग से आ जाती है। अब मैं एक कमरे में बंद रहूं और उन तक खाना भी पहुंचता रहे और चाय भी पहुंचती रहे, और यहीं मैं जाके थोड़ी दूरी से उनसे पूछ लूँ आपको चाय मिली, तो शायद उनको एक फीलिंग आती है अच्छी सी कि नहीं, मुझसे किसी ने पूछा। तो ये मानीमुंह आइसोलेशन सेंटर में मैंने ये बहुत किया। मैं उनके बीच में ही, जैसे दूरी रहती थी, डिस्टेंस रहता था, लेकिन मैं एक बार पूछता जरूर था। वो पूरी बिल्डिंग में करीब 70 लोग 80 लोग पूरे परिवार रहते थे, तो मैं एक बार जाके सुबह और शाम सैनिटाइजेशन करवा के पूरा, और फिर उनसे एक बार बात भी करता था कि आप लोगों में कोई दिक्कत है। तो मेरा इतने पूछने से उनकी दिक्कतें सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही थी कि डॉक्टर भी हमारे पास आके और हमसे एक बार पूछ के जा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि जो भी इस दौर में काम कर रहे थे, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत काम किया, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, स्टाफ नर्स हो, इवन स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, या मीडिया कर्मी हो हमारे, या पुलिस से कोई हो, या अधिकारी वर्ग हो, ये चारों तो फील्ड पे रहे हैं इसलिए कि बाकी लोग सुरक्षित रहें, यही समझाया भी गया। लेकिन क्या है कि दौर ही ऐसा था कि हर आदमी, हर इंसान की मदद नहीं कर सकता था, लोगों को अपनी जान की पड़ी थी। इस दौरान बहुत से लोग सामने आए, जैसे किसी ने खाने का डिस्ट्रीब्यूशन किया, किसी ने पानी का। इस बार देखा कि लोगों ने, कि लोग भी दूसरों की हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे याद है कि जब ट्रेन आती थी, जब पहली बार ट्रेन स्टार्ट हुई, तो उसका भी मंजर बहुत बुरा था। कोई प्यासा था, तो कोई, किसी के पास पैसे नहीं थे, मतलब बहुत सी चीज़ों से गुजरे। तो एक हमारे मीडिया कर्मी थे, उन्होंने बताया कि गुरसाईगंज से कोई व्यक्ति चंडीगढ़ से पैदल चला आ रहा है, साइकिल से, उसका बच्चा है, बीबी है, चंडीगढ़ या कुछ इसी तरह से काफ़ी दूर से आ रहा था। तो कहा गुरसाईगंज तक पहुंचा है, उसके पास कुछ है नहीं, साधन नहीं है, अब साइकिल भी ख़राब हो चुकी है और भूखा है। का ये उनको किसी ने बताया। तो मैं फिर यहाँ पे, हमारे पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, तो मैं यहाँ से गया, मैं ड्यूटी से ही आया था उस समय। तो मैंने उनको अपना कार्ड दिया कि हमने कहा कोई अगर बंदा ऐसा दिखता है तो आप प्लीज़ इस नंबर पे बता दीजिएगा, तो मैं उनको कुछ यहाँ पे दे दूंगा। और उस टाइम ट्रेन भी आई हुई थी और नेक्स्ट डे भी आने वाली थी। तो मैंने कहा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, बस वगैरह, तो किसी अधिकारी से बोल के कि इनको बिहार जाना है, तो उस ट्रेन, उस बस से, उस कन्वेंस से कहाँ, जहाँ तक जा सकते होंगे तो वहाँ तक ये लोग चले जाएंगे। तो फिर वो बंदा रात 8 बजे वो लोग गुरसाईगंज से यहाँ तक आए। तो मैंने खाना वगैरह दिया, तो मैंने पूछा कि कैसे जाओगे, तो कहा बाबूजी जाएंगे तो जैसे जा रहे हैं इसी तरह जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कुछ अगर आपको चाहिए तो अभी आप यहाँ सो जाओ। तो यहीं बाहर वो लोग लेट गए। ओवरनाइट उन्होंने यहाँ पे अपना स्टे किया। सेकेंड डे बस जा रही थी, तो फिर बस से बैठ के वो लोग फिर यहाँ से निकले। तो इस तरह की, एक मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ, बहुतों के साथ ये चीज़ें आई जिन्होंने इस तरह से हेल्प भी की, और लगा भी कि नहीं मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये दौर ही बहुत बुरा गुजरा है और अभी भी गुजर ही रहा है, चल ही रहा है, लेकिन कुछ कंट्रोल है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। अच्छा, आपने उन व्यवस्थाओं को देखा, आप चूंकि उस सरकारी व्यवस्था में हैं जी, तो मैं आपसे बहुत निष्पक्षता के साथ जानना चाहूँगा कि व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए और क्या जो गड़बड़ी है, पहले तो गड़बड़ी जानना चाहूँगा, और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, कोई भी महामारी आती है तो पहले से पता नहीं रहता है। कोविड भी आया तो अचानक ही सारे डिसीजन लेने पड़े। तो जो भी डिसीजन पहले लिए गए फिर उसको चेंज किया गया। जैसे कि मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल एस्पेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, कि लॉकडाउन हो गया, ठीक है, ट्रेन से लोगों का आवागमन चालू हो गया, लेकिन उस बीच जो लोग पैदल आ रहे थे, मेरे ख्याल से कि उस टाइम ये होना चाहिए था। और मैंने अब जहाँ तक आवाज़ पहुँच सकती है वहीं तक पहुँचा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकती है,
तो मुझे लगता था कि जो हमारे स्टेडियम हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, आपके नोएडा तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, जो लोग पैदल मूव कर रहे थे, अगर इनको उन कॉलेजेस में रख के और किसी भी एनजीओ बहुत आगे आए, जितना लोग रोड पे मर रहे थे या रोड पे चल रहे थे, मुझे लगता है कि उनको वहाँ पे रोक के 15 दिन 20 दिन 1 महीने खाना ही चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं, तो वहाँ पे रोका जा सकता था। खैर ये एक व्यवस्था की वो बात हुई, बाद में ये काम गांव स्तर पे चालू हुआ कि स्कूल के बाहर जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो स्कूल में रोक दिए गए, ये बाद में चालू हुआ। लेकिन जो लोग तब तक पैदल सफ़र कर चुके थे, कोविड उस समय नहीं उतना फैला था जितना कि ट्रेन के माध्यम से जब हम लोग जा रहे थे। तो सपोज करिए कि कोविड आया कैसे, किसी ने पैरासीटामोल खाई, बुखार उतरा, हमने टेम्परेचर चेक किया, वो अंदर हो गया। यही तो स्टार्टिंग में हो रहा था। आप मानिए अगर ट्रेन में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसने पैरासीटामोल खाई, स्टेशन पे उतरा, हम लोगों ने थर्मल चेक किया, नॉर्मल निकल गया, तो वो कहां से कहां पहुंचा होगा। और एक आइसोलेशन सेंटर में भी एक कमी थी, जैसे कि किसी घर में 5 लोग हैं, उसमें से एक कोविड पॉजिटिव है तो उसको भेज दिया गया क्वारंटाइन सेंटर में, बाकी 4 लोग आइसोलेशन सेंटर में। उस समय उन चारों की रिपोर्ट आने में समय लगा। सपोज करिए उन चारों की रिपोर्ट में एक पॉजिटिव आया, लेकिन वो चारों रहे किसके साथ रहे थे? भी फैमिली के साथ, आपस में ही साथ ही रह रहे थे। फिर हमने एक को उठाया, क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया, बाकी के 3 को घर भेज दिया। तो क्या ये श्योरिटी थी कि उन तीनों में वो तीनों पॉजिटिव नहीं बाद में हुए होंगे? एक थोड़ा सा ये भी एक इशू था, लेकिन अच्छी तरह से सारा गुजर गया। हमारी इम्यूनिटी ने काम किया, क्योंकि हम लोग सारे, मुझे लगता है कि हम लोग सारे मौसम, इंडिया में हर तरह का मौसम आता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है बाकी देशों से तो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कोविड टाइम में एक ऐसी बात और चली थी, जब जनता के बीच से ये आवाज़ उठ के आई थी, कह रहे थे कि बहुत सारा पैसा आ रहा है पर मरीज के ऊपर और ये सारा डॉक्टर्स गड़बड़ कर लेते हैं, और सुनने में आया था 1-1.5 लाख रुपए एक मरीज के ऊपर आता है। मतलब ये जनता के बीच से आवाज़ें उठ रही थी, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद ना वहाँ पे खाना ढंग से मिलता था, ना रहने को ढंग से मिलता था, और ये था कि डॉक्टर्स जानबूझकर पॉजिटिव करके डिक्लेयर करके और फिर वहाँ पे पहुँचा देते हैं। देखिए ये चीज़ें तो फैलाई जाती हैं, सभी को पता है। किसी को क्या पड़ी है भाई, मुझे क्या पड़ी है कि आपको मैं पॉजिटिव बोल दूँ? अभी जैसे आप तो ये उस टाइम की बात बता रहे हैं, मैं आपको 10 दिन पहले की बता रहा हूँ। कंट्रोल रूम की एक फ़ोन आया कि सर यहाँ पे डॉक्टर्स वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं और बेच ले रहे हैं। हमने, मैं आपकी बात रिकॉर्ड करूँ क्या इस बात को? हमने, यार कौन बेच लेगा, कहाँ बेच लेगा वैक्सीन? भाई जब गवर्नमेंट फ्री में लगवा रही है तो आप खरीद के लगवाओगे मुझसे, और फिर आपको दूसरी डोज के बाद सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो मैं बेच के वो सर्टिफिकेट कहाँ से दूंगा आपको? हमने अननेसेसरी कहा कि नहीं, ऑनलाइन तो मैंने बुक कर दिया है लेकिन यहाँ पे लगा नहीं रहे हैं। हमने, होता है कि ऑनलाइन आपने पोर्टल पे बुक किया, यहाँ पे वैक्सीन नहीं है जी, तो कहाँ से आएगी? हो सकता है कि वैक्सीन आज यहाँ पे नहीं हो, कल आ जाएगी, तो आप कल लगवा लीजिएगा। तो इस तरह की रूमर्स तब भी फैली, किसी को नहीं पता है कि कहाँ से कौन सा पैसा आ रहा है, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन पब्लिक में है कि भाई 1 लाख रुपए आया, 1.5 लाख रुपए आया, खर्च नहीं कर रहा। तो ये उनकी अपनी सोच है। किसी ने किसी से कुछ कहा, उसने 1000 बोला, वो दूसरे को बोलेगा यार 4000 की बात थी, वो तीसरे को बोलेगा यार 10,000 की बात थी, 10,000 आ रहा है। तो ये रूमर्स तो फैल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक आप चूंकि सपा सरकार के टाइम भी इस पेशे में थे, आ जी चुके थे, बिल्कुल, सरकारी व्यवस्था में थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उसमें भी इस व्यवस्था में हैं। बिल्कुल, आपने दोनों सरकारों को जिया है, देखा है, दोनों में कैसे कंपेयर कर पाएंगे? देखिए सरकार का मेरे ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि आपने पहले ही कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी के राजनीतिक बैकग्राउंड से आता हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेरी जॉब लगी, तो मेरे अंदर ये 1% भी नहीं आया कि मुझे जॉब पे नहीं जाना है। होता है, जिसका रहता है पॉलिटिकल कुछ रहता है तो वो पहले यही सोचता है जॉब लग जाए फिर मैं दूसरा काम देख लूँ। लेकिन मैंने अपनी टाइमिंग, मेरी जॉब की, और इस बात का मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ें कभी आई ही नहीं। मैं उस सरकार में भी मेरी जो टाइमिंग थी उससे 1 मिनट ना इधर ना उधर, मैं टाइम से जाता था। और अगर आप, मुझे जो छुट्टियां मिलती हैं 14 CL मिलती हैं,
16 मेडिकल मिलता है, 30 एवरी ईयर। आप मेरा रजिस्टर चेक करिए 2012 से और 2020 तक मैंने CL तक पूरी नहीं ली है। साल में 14 छुट्टियां भी नहीं ली हैं मैंने, क्योंकि एक रूटीन सा बन गया था। जब मैं लोगों के बीच जाता था, मेरा काम है स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों का चेकअप करना। जो बच्चा स्कूल आएगा या आंगनवाड़ी में आएगा, मैं चेकअप करूंगा। जनरली यही होगा। बच्चे स्कूल और आंगनवाड़ी में नहीं आते थे। आप जलालाबाद ब्लॉक में पता करिए, मैं गांव में घर में चला जाता था, क्योंकि ये उनकी टेंडेंसी है कि नहीं भेजेंगे भाई, 50 काम है, आलू बीनने चला गया कोई। क्योंकि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए हर तरह से काम करते हैं और बच्चों से भी कराते हैं। तो मैं चला जाता था। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, चौथी बार से ये हुआ कि यार डॉक्टर आ जाते हैं यार घर पे, चलो आज आए हैं तो दिखा लो जाके। चेंज हुई, चीजें बदली, लेकिन 2-3 साल का समय लगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें भी लोगों का थोड़ा सा चेंज हुआ कि नहीं, अब सरकार चेंज हुई है तो लोग अब सुधरेंगे। लेकिन वो सुधरने की बात उनकी थी जो लोग नहीं जा रहे थे। सुधरेगा वो जो गलत काम करेगा, ठीक है, और तो कोई नहीं सुधर भाई। जो सुधरा हुआ है वो क्या सुधरेगा। तो वो चीज भी मैंने देखी। मेरा काम दोनों, अगर मैं ये सोचता कि मुझे समाजवादी पार्टी में जॉब लगी, समाजवादी पार्टी का ही मुझे काम करना है और उसी में मैं अच्छा काम करूंगा, तो मैं इस सरकार में, हो सकता था कि मेरे कदम थोड़े से लड़खड़ाते कि यार अगर मैं काम कर रहा हूं तो नाम तो भाजपा का हो रहा है। लेकिन मेरा काम सपा और भाजपा से नहीं है, मेरा काम पब्लिक के बीच में है। मेरा काम उस हर बीमार आदमी से, अब जैसे मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन किस जाति का है, जो मुझसे इलाज कराने आ रहा है, जो जाति प्रथा अपने यहाँ है, लोग छुआछूत भी मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग भी यही करने लगेंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स के लिए शायद मैं उतना उपयुक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं गलत काम नहीं कर पाता और ना ही अपने सामने होने भी देता हूं, दोनों ही चीजें। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, एक जो वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है जी, लोगों में बड़ा भ्रम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के। उसके बाद वैक्सीनेशन का पूरा ही भ्रम ये है कि बहुत से डोज पूरे नहीं लगाए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जी। तो वैक्सीनेशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वैक्सीन लोगों को कैसे लगवानी चाहिए, या क्या मतलब उस पर पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या और भी वैक्सीन सब आ रही हैं, तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ख़राब है। सबका अपना एक परसेंटेज है कि 70 to 80% ही अपना काम करती है, कोई भी वैक्सीन हो। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं मुझे कोवैक्सीन ही लगवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी पहले डॉक्टर्स थे, जो पहली वैक्सीन आई थी, हम लोगों की कोविशील्ड लगी है जी। हम लोग तो फ्रंट लाइन में काम कर ही रहे हैं ना, तो हमें भी कोवैक्सीन लगवानी चाहिए थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि कोविशील्ड बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक थोड़ा सा भ्रम फैला हुआ है कि नहीं कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैक्सीनेशन तो सभी, हर इंसान को करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाएं और मास्क का यूज़ तो करें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये पूरा कवर करें कि मास्क अभी आपकी अभी भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवा ली तो अब आप अमर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मास्क, हैंड सैनिटाइज़र या हाथ धुलें। सैनिटाइज़र से होता क्या है कि जब आप सैनिटाइजेशन करते हैं, सपोज करिए कि आपके हाथ में कोई चीज़ लगी हुई है, फॉरेन बॉडीज़ हैं, आपने सैनिटाइजेशन किया, वो क्लीन हो गए, लेकिन उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो आपके हाथ में ही है। अगर आप धुल सकते हैं हाथ, उस टाइम का दौर ये था कि पानी नहीं मिल रहा है या जो भी है, तो आप, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये सैनिटाइजेशन करने के लिए अल्कोहल ही हो, सैनिटाइज़र ही हो, आप हाथ धुलें अगर अवेलेबिलिटी है तो हाथ धुलें ज़रूर। और दूसरे से दूरी तो बना के रखनी है। हाथ मिलाने की परंपरा ख़त्म करें, नमस्ते करें, जो सबसे अच्छी है। शेक हैंड से क्या होता है कि मैंने ऐसे किया और आपको हाथ मिला लिया, तो मेरे जितने भी बैक्टीरिया, जो भी वायरसेस थे, वो आप तक ट्रांसफ़र हो गए। नमस्ते में आपके जो बैक्टीरिया आप तक और आपके आप तक कोई ट्रांसफ़र नहीं। तो आप वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है और सभी को करवाना चाहिए, बिना किसी इस भेदभाव के कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसा लोग फैला रहे हैं कि नहीं ये नहीं लगवाना है, उसे वो लगवाना है, तो ये सब कुछ नहीं है। मैंने कोविशील्ड लगवाई है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी कोविशील्ड लगवाई है। अगर उसी विभाग में रहते हुए तो मैं ये कर सकता था कि चलो नहीं पापा को वैक्सीन लगवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। और थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं, देखिए अभी टेटनस का आप इंजेक्शन लगवाइए, आपके हाथ में दर्द होता है,
ऐसी वैक्सीनेशन का है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई तो थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट हर वैक्सीन लगवाने से होता है। पानी ज़्यादा पीजिए, 1-2 दिन आराम करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वरुण सिंह कटियार। चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत समझ चाह करके आपको चीज़ों को बताया है, उस दौर को बताया है, और आज जो आपके अंदर भ्रम फैला हुआ है, वैक्सीनेशन का भ्रम जो है आपके अंदर, वो भी चीज़ें क्लियर करके बताई हैं। कोरोना का दौर अभी थमा नहीं है, हाँ वो भयानक मंजर निकल गया है, लेकिन आपकी लापरवाही से वो मंजर वापस आने में भी ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत है थोड़ा सतर्कता, सावधानी बरतने की। बाकी आपने और जानकारी से अवगत कराया, तो हमारे साथ डॉक्टर वरुण सिंह कटियार जुड़े हुए थे, आपको बहुत आसानी से उस वक्त की चीज़ें बताई जब कोरोना का वो मंजर था, आज की चीज़ें बताई जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। तो अब आपको ज़रूरत है अपने आत्मचिंतन करने की, उन चीज़ों को समझने की, क्योंकि हम ही भागीदार होंगे उस दौर को फिर से वापस लाने में। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सावधान भी रहिए, और सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उनका पालन करते रहिए। मिलेंगे आपको फिर किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, अलविदा।